हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि परमाणु और अणु क्या होते हैं। हमें ज्ञात है कि प्रकृति में पाए जाने वाला हर तत्व, उसे हम द्रव्य कहते हैं या फिर पदार्थ कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसका नाम मैटर कहते हैं उसे। और मैटर क्या होता है, मैटर की परिभाषा क्या है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला पदार्थ, द्रव्य या फिर मैटर वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसका अपना कुछ द्रव्यमान अथवा भार होता है। तो इस आधार पे हम देखते हैं तो प्रकृति में पाए जाने वाली हर चीज़ जो भी आप सोच सकते हैं वे सभी द्रव्य हैं या पदार्थ हैं, या इंग्लिश में आप उन्हें मैटर कह सकते हैं। जैसे कि पत्थर एक मैटर है क्योंकि वो स्थान घेरता है, उसका अपना द्रव्यमान होता है, अपना भार होता है। इसी प्रकार हवा स्थान घेरती है, उसका अपना द्रव्यमान और भार होता है। पानी स्थान घेरता है, उसका अपना द्रव्यमान और भार होता है। इसी प्रकार से जीव जंतु भी पदार्थ ही हैं। जीव जंतुओं के अलावा सभी पेड़ पौधे पदार्थ हैं। इंसान, जानवर सभी पदार्थ हैं। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान और भार होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं, और इंग्लिश में इसे मैटर कहते हैं। इसी मैटर के ऊपर जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पता लगाने की कोशिश करी कि ये मैटर किस इकाई से जुड़ के बने हैं, यानी इनकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो सर्वप्रथम उन्हें जो ज्ञात हुआ उसे इन लोगों ने नाम दिया अणु। उन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले उसका नाम दिया अणु, और ये कहा कि प्रकृति में पाए जाने वाले हर पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है उसे हम अणु कहते हैं। सबसे सूक्ष्मतम कण को हम अणु कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब और अध्ययन हुए और प्रयोग हुए तो उसके बाद ज्ञात हुआ कि इन अणुओं को भी हम और अधिक छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि ये अणु भी किन्हीं बहुत छोटे छोटे महीन कणों से मिलके बने हैं, और उन कणों को इन्होंने नाम दिया परमाणु। तो इस प्रकार से ये ज्ञात हुआ कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा कण होता है परमाणु। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, जिसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा कण परमाणु होता है, और ये सबसे छोटा कण है क्योंकि ये अविभाज्य है। यदि ये भी विभाजित हो सकता और इससे भी छोटे और कण हमें ज्ञात हो पाते तो फिर ये सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं कहलाता, वो कण सबसे सूक्ष्मतम कहलाता और उसको जो भी नाम दिया जाता। लेकिन अभी तक प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा अविभाज्य कण, जिसको अब और अधिक कणों में विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं। और इन्हीं परमाणुओं के आपस में जुड़ने से ही अणु का निर्माण होता है। देखिए यहाँ चित्र में जैसे एक परमाणु ये है, एटम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक एटम जब दूसरे एटम से जुड़ता है तो दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है जो दोनों को पास पास खींचता है, और इस आकर्षण बल के फलस्वरूप दोनों परमाणु जब जुड़ जाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और इसे हम अणु कहते हैं। इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। इस अणु के निर्माण हेतु एक बल इन परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है, जिसे हम रासायनिक आबंध अथवा बंध कहते हैं। इन दोनों परमाणुओं को आपस में जोड़ने के लिए जो फोर्स लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, इस आकर्षण बल को हम रासायनिक आबंध कहते हैं या फिर बंध कह सकते हैं, सिंपल। अब ये अणु, यदि एक परमाणु है तो इसे हम सिंगल परमाणु, एक परमाणु कहेंगे। यदि एक से अधिक दो या दो से अधिक कितने भी परमाणु आपस में जुड़ जाएं तो उसे हम अणु कहेंगे। तो यदि सिंगल है तो उसे हम परमाणु कहेंगे, और यदि दो जुड़ जाएं आपस में, या दो से अधिक, 3 जुड़ जाएं, 4 जुड़ जाएं, 6 जुड़ जाएं, 10 जुड़ जाएं, ऐसे कितने भी अगर परमाणु आपस में मिलकर जुड़ जाएं तो वो सब अणु कहलाएंगे। फिर वो एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका अपना एक विशेष लक्षण होगा। फिर ये इन परमाणुओं जैसा बिहेव नहीं करेगा। ये परमाणु जैसे यदि ये सोडियम का परमाणु होता, ये Cl का परमाणु होता, तो हमें पता है कि सोडियम जो है वो ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील तत्व है सोडियम Na,
और अगर ये क्लोरीन है तो गैस है, विषैली गैस है। लेकिन जब ये Na और Cl आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं NaCl का, तो वो खाने वाला नमक है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इस प्रकार से जब अणु का निर्माण होता है तो वो जो तत्व होते हैं उनके लक्षण अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं अणु के निर्माण के पश्चात। इस प्रकार ये अणु अपने आप में एक विशेष लक्षण रखता है। तो कुछ अणु केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं जिन्हें समनाभिकीय अणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक परमाणु हमने हाइड्रोजन का लिया और दूसरा परमाणु भी सेम हाइड्रोजन का ही ले लिया। तो दोनों परमाणु यदि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हैं तो जो अणु बनेगा H2 वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहलाएगा। उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो चूंकि दोनों ही हाइड्रोजन है इसलिए इसे समनाभिकीय, सम मीन्स समान, समान नाभिक, यानी ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन के हैं तो इन्हें बोलेंगे समनाभिकीय। क्लोरीन, एक क्लोरीन है दूसरे क्लोरीन परमाणु से जुड़ा और Cl2 बनाया, उसे बोलेंगे क्लोरीन अणु, क्लोराइड अणु। तो वो समनाभिकीय कहलाएगा, समनाभिकीय अणु कहलाएगा। इसी प्रकार से O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यदि आपस में जुड़ते हैं परमाणु और अणु बनाते हैं O2 तो वो समनाभिकीय। अच्छा, चूंकि ये दो दो परमाणु जुड़ के अणु बना रहे हैं तो इसीलिए इनका नाम द्विपरमाणुक अणु रख दिया गया है। तो हम इसे बोलेंगे H2, Cl2, O2 समनाभिकीय। समान नाभिकीय मतलब जो जुड़ रहे हैं तत्व वो समान है, H और H जुड़ रहा है, Cl जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है, समनाभिकीय। और चूंकि दो दो जुड़ रहे हैं इसलिए द्विपरमाणु, और अणु बन रहा है इसलिए अणु, तो इसे बोलेंगे समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु है ये। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जैसे सल्फर है, सल्फर 8 सल्फर के परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं। यहाँ फॉस्फोरस है, 4 परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये परमाणुओं की संख्या तो 2 से अधिक हो रही है लेकिन समान परमाणु है तो इसे बोलेंगे समनाभिकीय। चूँकि समान परमाणु S सारे के सारे सल्फर के परमाणु हैं तो इसलिए समनाभिकीय बोलेंगे। और चूँकि यहाँ पे 2 परमाणु ना होकर बहुत ज़्यादा परमाणु है तो इसलिए बहुपरमाणुक अणु कहेंगे इसे। इसी प्रकार फास्फोरस में सारे के सारे फास्फोरस के परमाणु हैं लेकिन 2 से अधिक हैं तो इसलिए बोलेंगे समनाभिकीय बहुपरमाणुक अणु है ये। ऑक्सीजन के 2 से अधिक है इसलिए बहुपरमाणुक है, और चूंकि सारे के सारे ऑक्सीजन है इसलिए समनाभिकीय है। तो ये समनाभिकीय बहुपरमाणुक अणु के उदाहरण है S8, P4O3 और अन्य भी होते हैं। दूसरे प्रकार में आते हैं कि कुछ अणु अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं जिन्हें विषम नाभिकीय अणु कहते हैं। जैसे हमने पहले में देखा था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम प्रकार के परमाणु जुड़ रहे थे। तो यदि अलग अलग प्रकार के परमाणु, जैसे यहाँ एक कार्बन का परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसे हम बोलेंगे विषम नाभिकीय। दोनों नाभिक अलग अलग हैं, मतलब दोनों अलग अलग तत्व के परमाणु हैं तो इसे बोलेंगे विषम नाभिकीय। और चूंकि यहाँ पे 2 ही परमाणु आपस में जुड़ के बन रहा है ये अणु तो इसीलिए द्विपरमाणु बोलेंगे। चूँकि 2 ही परमाणु है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, लेकिन है दोनों अलग अलग परमाणु, कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, इसलिए विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु। ऐसी नाइट्रोजन NO, N जो है अलग परमाणु है, ऑक्सीजन जो है अलग परमाणु है। चूँकि 2 ही परमाणु है इसलिए द्विपरमाणुक, और दोनों अलग अलग है इसलिए विषम नाभिकीय अणु कहेंगे इसे। इसी प्रकार से H2N को यदि हम देखेंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। तो अगर हम परमाणु गिनेंगे तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, 1 नाइट्रोजन का, 3 हो गए, 2 से अधिक हो गए, इसीलिए इसे बहुपरमाणुक अणु कहेंगे। और चूँकि यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके बन रहा है ये तो इसलिए विषम नाभिकीय। सेम एज NH3 में कि 1 N है और 3 H हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 परमाणु H के, 1 नाइट्रोजन का, 4 परमाणु कुल हैं। और यहाँ पे चूँकि ये 4 परमाणु हैं 2 से अधिक है इसलिए बहुपरमाणुक बोल दे रहे हैं। और चूँकि N और H से मिलके बना है दोनों अलग अलग परमाणु से तो इसलिए विषम नाभिकीय अणु है ये। एक और महत्वपूर्ण बात है कि परमाणुओं के बीच आबंध सदैव न्यूनतम ऊर्जा व अधिकतम स्थायित्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए होता है। मतलब कि इनके बीच जो आबंध बनता है वो इसलिए बनता है ताकि इन परमाणुओं की ऊर्जा जो है वो कम हो सके, कम ऊर्जा में ये ज़्यादा स्थायी होंगे, तो इसलिए इनके बीच में आबंधों का निर्माण होता है। यह अति महत्वपूर्ण बात है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।